नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के दोनों ही माध्यम में, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों ही में कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक सभी विषयों के वीडियोस आपको इस चैनल पर आसानी से और सरल सहज समझ में आने वाली भाषा में उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप को ये वीडियो पसंद आते हैं, यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया इसको दूसरे तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे उत्साह को दुगुना कर देते हैं। तो आपका थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए प्रयास में 4 चांद लगाता है। तो आइए आज हम इसी कड़ी में, मैंने भी थोड़ा सा आपके लिए प्रयास किया है कुछ अलग करने का, आसानी से आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आज आपके लिए पद्यांशों की व्याख्या शब्दबद्ध की है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11th का अनिवार्य हिंदी की प्रमुख पुस्तक है आरोह। प्रथम पुस्तक है आरोह के काव्यखंड का अध्याय संख्या है 3 पथिक। ये इस पाठ का पार्ट संख्या 2 है। पार्ट संख्या 2। पहले पार्ट में हम कवि जी का परिचय कर चुके हैं, ठीक है, और 4 पद्यांशों की व्याख्या हम कर चुके हैं। इससे पहले कवि राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित प्रकृति का सुंदर वर्णन, सूर्योदय कालीन वर्णन किया गया है। तो हम इसका पहले पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में। आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे शेष रहे पद्यांशों की व्याख्या एवं इस पार्ट के अभ्यास प्रश्न। तो साथ में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, आप कंटिन्यू देखते जाएंगे, तभी हमने जो प्रयास आपके लिए किया है वो आप समझ पाएंगे ना। तो कृपया साथ में बने रहिए और किस तरीके से देखिए, आपका थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए उत्साह देता है, बहुत ज़्यादा उत्साह आता है मुझे तो आपके कमेंट्स को देखकर कि आप किस तरीके से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो आप इसी तरीके से हमारा सहयोग करते रहिएगा। और चलो आइए अब बढ़ते हैं वर्णन की ओर। क्या कह रहा है पद्यांश देखिए। कवि कह रहा है कि जब गंभीरतम, तम का अर्थ होता है अंधकार, तम का अर्थ होता है अंधकार, अर्ध निशा में जग को ढक लेता है। अंतरिक्ष की छत पर, यानी अंतरिक्ष की छत कौन सी कहलाती है? आकाश की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित यानी मुस्कुराते हुए वदन, मुस्कुराते हुए मुख के साथ जगत का स्वामी कौन है? सूर्य मृदु गति, धीमी गति से तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो आप आइए देखिए इसका प्रसंग क्या होगा। तो मैंने शब्दबद्ध किया है आज आपके लिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो प्रसंग किस तरीके से लिखा जाता है और आप किस तरीके से पूरे मार्क्स ला सकते हो, देखिए कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता पथिक से उद्धृत है और इसके रचयिता कौन है? कवि राम नरेश त्रिपाठी, जो द्विवेदी युग के, कौन से युग के? द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इस कविता में पथिक क्या कर रहा है? दुनिया के दुखों से विरक्त होकर, प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वो क्या करना चाहता है?
वहीं बसना चाहता है और कवि पथिक के प्रकृति प्रेम के बारे में वर्णन कर रहा है। किस तरीके से कर रहा है आइए देखते हैं और इसी के साथ ही व्याख्या करते हैं। देखो, जब गंभीरतम यानी पथिक बताता है कि जब आधी रात को, कब, अर्ध निशा में यानी आधी रात को गहरा अंधकार सारे संसार को ढक लेता है। यानी जब गंभीर अंधकार किसमें, आधी रात्रि को जग यानी पूरे संसार को ढक लेता है, घोर अंधेरा छा जाता है वो। और आकाश में, किसमें, आकाश में क्या कर देता है, आकाश में, आकाश की छत पर तारे बिखेर देता है। अर्थात आकाश में तारे छा जाते हैं, ठीक है, तारे टिमटिमाने लगते हैं। तब क्या होता है, तारे बिखेर देता है, अर्थात आकाश में तारे चमकने लगते हैं, ठीक है, यानी अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है तो क्या होने लग जाता है, आकाश में तारे चमकने लगते हैं। और फिर सस्मित वदन जगत का स्वामी, सस्मित वदन यानी उस समय जब अंधेरा हो जाता है गहन, तब मुस्कुराते हुए मुख से कौन, संसार का स्वामी अर्थात ईश्वर यानी सूर्य धीमी गति से आता है। कैसे आता है, मृदु गति से, यानी धीमी धीमी गति से आता है, धीरे धीरे ही तो आता है। और फिर वो क्या करता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और वो समुद्र तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मनमोहक गीत गाने लगता है, यानी सूर्य आने की तैयारी करता है, ठीक है। अपने समय होने की क्या करता, वो राह देखता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। उससे ही विमुग्ध होकर, यानी किससे विमुग्ध होकर, इस ये संसार के स्वामी के इस कार्य पर मुग्ध होकर। कैसा कार्य कि वो मुस्कुराते हुए आता है और आकाश गंगा के, किसके, आकाश गंगा के समुद्र तट पर खड़े होकर जब वो मनमोहक गीत गाने लगता है तो उस समय आकाश में जो चंद्रमा है वो क्या करने लगता है, स्वामी के इस कार्य पर वो मनमोहित हो जाता है और वो क्या करने लगता है, विहस देता है। विहस यानी हंसना। फिर और चंद्रमा हंसता है, फिर वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। और उस समय प्रकृति भी क्या करती है, प्रेम से मुग्ध हो जाती है। वृक्ष अपने पत्तों और फूलों से अपने शरीर को सजाने लगते हैं, सजा लेते हैं। और ये सारा दृश्य देखकर, किसके, संसार के स्वामी के इस दृश्य को देखकर पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक हो उठते हैं। और पक्षी भी इस खुशी को फिर संभाल नहीं पाते और मोहित होकर वो भी क्या करने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, अपनी खुशी जाहिर करने लगते हैं। अर्थात प्रकृति के जो सुंदर चित्रण किया गया है यहाँ पे कवि का, उसको हमें गहराई से पहचानना है। और फूल सांस लेकर सुख की सा आनंद महक उठते हैं। इस पूरे में क्या किया गया है, मानवीकरण अलंकार प्रस्तुत किया गया है। फूल भी सुख की आनंद युक्त सांस लेकर क्या करने लगते हैं, महकने लगते हैं। अब आइए देखिए इसका विशेष कैसा होगा, ठीक है। ये जो विशेष होता है ना, विशेष में ही काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य संबंधी दोनों प्रश्न आ जाते, देखो, ठीक है। यानी विशेष में कवि के भाव क्या है वो भी लिखे जाते हैं और इस पूरे काव्यांश में व्याकरण पक्ष यानी उसका कला पक्ष भी आ जाता है। तो कैसा है कि प्रकृति का मनोहारी यानी सुंदर चित्रण किया गया है, या कवि के प्रकृति प्रेमी होने का, ये भी लिख सकते हो आप कि कवि के प्रकृति प्रेमी होने का भाव प्रकट हो रहा है। पूरी प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। इन दोनों अलंकारों में क्या है, मानवीकरण अलंकार है। कैसे है कि
अंधकार के द्वारा संसार को ढकने की प्रक्रिया, ठीक है, और अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटकाना, सूर्य का मृदु गति से आना, गीत गाना, चंद्रमा का हंसना, और वृक्षों को अपने आप को सजाना, पक्षियों का खुशी जाहिर करना, और फूलों का सुख की सांस लेना। तो ये सब क्या है? इन सभी में मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। कवि की कल्पना अद्भुत रूप से यहाँ प्रकट हुई है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली युक्त खड़ी बोली भाषा है, मुक्त छंद है, यानी छंद का कोई बंधन नहीं है, अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ मानवीकरण किया गया है, या मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कौन कौन सी पंक्तियों में है, उन पंक्तियों को आपको सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है। और प्रकृति वर्णन है, और सहजग्राही भाषा होने के कारण यहाँ पे क्या है? प्रसाद गुण है, ठीक है। अब इससे संबंधित प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे? देखो, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न मैं आपके लिए लेके आई हूँ। एक तो देखो, अगर काव्य सौंदर्य से संबंधित, यानी इसका काव्य सौंदर्य लिखे, तो काव्य सौंदर्य में ये इस तरीके से लिखा जाएगा। शब्दावली कौन सी है, छंद कैसा है, हरिगीति का छंद है, इसके अंदर बंधे हुए तो नहीं है, लेकिन फिर भी सहज रूप से आया है, तो हरिगीति का छंद, ठीक है। अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण अलंकार, पूरा मानवीकरण किया गया है, ठीक है। और सहजग्राही भाषा होने के कारण यहाँ पे प्रसाद गुण है। ये इसका क्या कहलाता है? शिल्प सौंदर्य संबंधी प्रश्न। दो प्रश्न मैंने सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न यहाँ लिखे नहीं है। अर्धग्रहण संबंधी प्रश्न कैसे आएंगे? देखो, पहला प्रश्न यहाँ है, जैसे मैंने लिखा है आपके लिए कि अर्धरात्रि का सौंदर्य बताइए। कैसा होता है कि संसार पर गहरा अंधकार छा जाता है और आकाश की छत पर तारे टिमटिमाने लगते हैं। आकाश गंगा को निहारने के लिए स्वामी क्या करता है? गुनगुनाता है, यानी वो गीत गाता है। आ गया समझ में? दूसरा प्रश्न यह देखिए, एक संसार का स्वामी कौन सा कार्य करता है? वो मुस्कुराते हुए धीमी गति से आता है और तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए कि वृक्षों व पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब संसार का स्वामी ये कार्य करता है और चंद्रमा भी हंसने लगता है, तो वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि रात जब आकाश गंगा का सौंदर्य देखेंगे, चंद्रमा को हंसता हुआ देखेंगे और जगत के स्वामी को जब गीत गाते हुए देखते हैं, तो वृक्ष और पक्षी भी प्रसन्न हो जाते हैं। वृक्ष अपने आप को पत्तों और फूलों से सजा लेते हैं और पक्षी भी क्या करने लग जाते हैं? चहकने लग जाते हैं। आगे यहाँ तक समझ में आपको इस तरीके से देखो, पद्यांश की मैंने प्रसंग भी दे दिया, काव्यांश का प्रसंग किस तरीके से दिया जाएगा, लिखा जाएगा, उसकी व्याख्या किस तरीके से होती है, विशेष किस तरीके से लिखा जाता है। यदि आप इस तरीके से लिखते हो तो जो भी आपके अंक निर्धारित किए जाते हैं, उन अंकों में से कोई भी नहीं, कहीं से भी प्रश्न आपके कट नहीं सकते। और इस बार प्रश्न कट नहीं सकते, अंक कट नहीं सकते हैं। और ठीक वैसे ही अर्थग्रहण संबंधी, यानी इस बार के बोर्ड परीक्षा में आपके छोटे प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे बजाय निबंधात्मक प्रश्नों के। तो मैंने छोटे प्रश्न भी आपके लिए तैयार किए हैं। तो वो इस तरीके से जो प्रश्न है, यदि आप इस तरीके से पढ़ोगे तो नो डाउट आपकी जो हिंदी जो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, फिर कोई भी संशय नहीं रहेगा। तो बढ़े अपने आगे काव्यांश की तरफ। अगला काव्यांश है वन उपवन, ठीक है। तो वन का क्या अर्थ है? वन का बाग बगीचे, उपवन, गिरी और सानू। सानू का अर्थ होता है सतह, कुंज, वृक्षों पर मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है। आत्म प्रलय यानी वो स्वयं भाव विभोर हो जाता है, मंथन करने लग जाता है, फिर यानी स्वयं को, कवि स्वयं को भूल जाता है। नयन नीर जड़ते हैं और इतना भाव विभोर हो जाता है कि उसके आंसू जड़ने लगते हैं। पढ़ो लहर तट तरण तरु गिरी, नभ किरण जलद पर प्यारी। तट, तट यानी समुद्र तट, तृण, तृण यानी तिनका, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, गिरी पर्वत, नभ का अर्थ होता है आकाश, किरण और जलद यानी
बादल। पर हे प्यारी लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमनो मोहनहारी, यानी विश्व को भी मुग्ध कर देने वाली कहानी, पूरे संसार को मुग्ध कर देने वाली। फिर वो कहता है, प्रश्न करता है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, यानी जो प्रकृति की प्रेम कहानी है वो कितनी मनोहर और उज्जवल है कि जी में, यानी मेरा हृदय करता है, यानी मेरे मन में है। क्या है मेरे मन में? कि मैं अक्षर बन के इसके बनूं विश्व की मानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है। हा, ये प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। अब ये प्रेम का राज्य कैसा है वो यहाँ पे आपको कवि बता रहा है। तो ये प्रेम का राज्य कैसा है? बहुत सुंदर है, परम शांति का अनुभव होता है यहाँ पे। तो वन उपवन देखिए, इसका प्रसंग क्या हो जाएगा ये देखिए आप, कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तकारों से किस तरीके से लिखा जाएगा वो मैंने आपके पूरा यहाँ दिया है। इस कविता में पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त है और प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। ठीक है, तो पूरा प्रकृति प्रेम से संबंधित ही आएगा यहाँ पे आपके, तो ज़्यादा कोई प्रसंग ज़्यादा बदलना नहीं है। वो अपनी प्रेमिका को भी इस वर्णन के बारे में, यानी प्रेम की कहानी को पढ़ने के लिए कहता है या अनुभव करने के लिए कहता है। ठीक है, व्याख्या देखिए कि पथिक प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत है और वो क्या कहता है कि प्रकृति की प्रेम लीला से, जो प्रकृति की प्रेम लीला होती है, ये सूर्य के स्वामी का आकर गीत गाना, मुस्कुराना और वृक्षों का सजा लेना, फूलों का आनंदित होकर महकना, तो ये सब इस प्रकार की जो प्रेम लीला होती है, इस प्रेम लीला को देखकर वन, उपवन, पहाड़, समुद्र तल, वनस्पति पर भी क्या होने लगते हैं? बादलों को भी बड़ा प्रेम आता है और वो क्या करने लगते हैं? बरसने लगते हैं, अर्थात जल बरसाने लगते हैं। और कवि क्या कह रहा है कि ये बादलों को इस तरीके से, जो मैं प्रकृति का ये अद्भुत सौंदर्य देखता हूँ तो क्या करने लगता है कि मेरा आत्म प्रलय होने लगता है, कि मैं स्वयं, यानी पथिक स्वयं क्या हो जाता है? भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से अपने आप क्या होने लगते हैं? नयन नीर जड़ते हैं, यानी आंसू बहने लगते हैं। वो अपनी प्रियतमा से फिर क्या कहता है कि पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद बर प्यारी, के है प्रियतमा तुम भी पढ़ो क्या, कि समुद्र की लहरों, किनारों, तिनकों, पेड़ों, पर्वतों, आकाश, किरण व बादलों पर लिखी गई इस विश्व को मोहित करने वाली इस प्रेम कहानी को पढ़ो, ये बहुत ही प्यारी है, तुम्हें भी परम प्रेम शांति का अनुभव होगा। कैसी मनोहर, फिर वो कवि उसको बोलता है कि कितनी सुंदर है ये प्रकृति सौंदर्य की ये प्रेम कहानी। कैसी कहानी है? प्रकृति सौंदर्य की ये प्रेम कहानी बहुत ही कैसी है? मधुर है, मनोहर है और पवित्र है। प्रकृति में किसी भी तरीके का कोई स्वार्थ या छल कपट नहीं भरा होता है, ये बहुत ही सरल है, परोपकारी। प्रकृति से हमें सीखना चाहिए परोपकार करना, यानी दूसरों का भला करना। ठीक है, आइए बढ़ते आगे कि जब कवि इस प्रकार की प्रेम कहानी को देखता है तो उसका मन क्या करता है? पथिक का मन करता है कि वह इस प्रेम कहानी का अक्षर बन जाए और विश्व की वाणी बन जाए, यानी खुद अक्षर बनकर इस विश्व की वाणी में ये समा जाए, ऐसा वो चाहता है। यहाँ सदा आनंद प्रवाहित होता है। यहाँ क्या होता है इस प्रकृति के प्रेम की कहानी में? ये स्थिर है, ये पवित्र है और आनंद बहाने वाली है, सदा शांति सुख कर है, और ये हमेशा कैसी है? हमेशा सुख देने वाली है। ओहो, ये प्रेम का राज्य तो आहा, यानी जब सुख प्रसन्नता व्यक्त करते हैं या दुख प्रकट करते हैं तो विस्मय बोधक चिन्ह, हर्ष सूचक है ये। यहाँ पे ये कैसा चिन्ह कहलाएगा? हर्ष सूचक शब्द भी है, अब ये तो अवयव है, हर्ष सूचक अवयव। ठीक है, और ये जो चिन्ह है वो कैसा है?
विस्मयबोधक में या इस तरीके में प्रयुक्त किया जाता है, जो विस्मयबोधक या हर्ष सूचक चिन्ह ऐसे। ठीक है, तो आहा, ये प्रेम का राज्य कैसा है? परम सुंदर, अतिशय सुंदर प्रेम का राज्य, यहाँ प्रेम का राज्य छाया रहता है। ये तो बहुत ही सुंदर है। ठीक है, हमेशा शांति छाई रहती है, अतिशय सुंदर है। ठीक है, तो इसमें विशेष कैसा होगा? इसका भाव सौंदर्य कैसा होगा? ठीक है, ये इसका क्या है? भाव सौंदर्य। ठीक है, या जो प्रसंग में लिखा जाता है वही उसके भाव सौंदर्य से संबंधित भी लिखा जा सकता है। ठीक है, प्रकृति प्रेम का उत्कट रूप है, उत्कृष्ट सीमा पर इस प्रकृति प्रेम का वर्णन किया गया है। प्रश्न है, यानी कवि ने प्रश्न भी किया है कि कैसी मधुर, फिर आश्चर्यबोधक, यहाँ हर्ष के साथ साथ उसको आश्चर्य भी हो रहा था, आश्चर्यबोधक और भावबोधक, वो पूरी तरीके से भाव से उसका आत्म प्रलय होने लगता है, तो भावबोधक शैली है। प्रकृति का, पूर्ण प्रकृति का क्या किया गया है? मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ कौन सा है? मानवीकरण अलंकार, यानी इस पूरे पद में मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, फिर संस्कृत निष्ठ, यानी ये किसका? तत्सम शब्दावली का प्रयोग ज्यादा किया गया है। ठीक है, कुंज है, गिरी है, उपवन, वन, आत्म प्रलय, नयन, ये सब क्या है? संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। ठीक है, फिर छंद कौन सा है इसके अंदर? हरिगीति का छंद। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है ये। फिर आंसुओं के लिए नयन, नीर का सुंदर प्रयोग किया गया है। सुंदर के साथ दो विशेषण भी है, परम और अतिशय, जो इसको क्या करते हैं? प्रभावशाली बनाते हैं। किसको? ठीक है, आगे समझ में आपको? जहां कहीं नहीं समझ में आए तो फिर भी आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं फिर से समझा दूंगी। समझाने का मतलब अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। हम छात्र हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो उसमें होना चाहिए। कहीं पे भी कोई संशय रहे तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं इसके अभ्यास प्रश्न की ओर। अभ्यास प्रश्न भी, सॉरी मैंने इस पद के आपको क्या नहीं कराए, एक मिनट, इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न मैंने जो बनाए आपके लिए वो आप देख लीजिए कि कवि कब भाव विभोर हो जाता है, यानी कवि भीतर से कब भर जाता है, उसका हृदय कब भर जाता है पूरी तरीके से, खुद को कब भूल जाता है। तो जब वो वन, उपवन, पर्वत आदि पर बरसते बादलों को देखता है तो उसका भाव विभोर हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर कवि अपनी प्रेयसी से क्या अपेक्षा रखता है या उसको वो क्या करने के लिए कहता है? वह उस प्रकृति पर लिखी हुई लहरों, तट पे, तिनकों पे, पेड़ों पे, पर्वत, आकाश, किरण, बादल, इन सभी पर लिखी हुई प्यारी प्रकृति की प्रेम कहानी को पढ़ने का अनुरोध करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिए कि कवि किसे प्रेम का राज्य कह रहा है या उसकी क्या विशेषता है। तो कवि प्रकृति के असीम सौंदर्य को प्रेम का राज्य कह रहा है। और ये प्रेम राज्य कैसा है, यानी क्या विशेषता उसकी? ये स्थिर है, स्थिर, पवित्र है, शांतिमय, सुंदर और सुखद है। आगे समझ में आपको? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इसके अभ्यास प्रश्न की ओर। अभ्यास प्रश्न में क्या दिया गया है देखिए। पहले जो कविता के साथ पहला प्रश्न आया है तो मैं उसका उनका भी आपके उत्तर लेके आई हूँ लिख के साथ में, कि कहीं आप किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगेगा और आपको ये इन प्रश्नों के उत्तर या व्याख्या समझने में आसानी होगी आपको। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? पहले काव्यांश से लिया गया है तो उत्तर क्या होगा इसका कि पथिक का मन बादल पर बैठकर नील गगन पर घूमना चाहता है और समुद्र की लहरों पर बैठकर सागर का कोना कोना देखना चाहता है, यानी नीले सागर के बीच में वो तैरना चाहता है। ठीक है, यानी भ्रमण करना चाहता है। फिर दूसरा प्रश्न देखिए,
सूर्योदय वर्णन के लिए किस प्रकार के बिंबों का, बिंब किसको कहते हैं कि एक प्रकार के इन मुहावरे का ही ये दूसरा रूप है, एक प्रकार का मुहावरे कोई दृश्य बिंब ऐसे करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें ये दृश्य बिंबों का प्रयोग किया गया है। यदि आप उसमें एक आप लाइन उसमें डाल सकते हैं काव्य सौंदर्य में, ठीक है, बिंबात्मक शैली जिसमें दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है दिखाने का वो, ठीक है। तो इसके लिए कवि ने निम्नलिखित बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे कि सूर्य निकल रहा है, सूर्योदय वर्णन हो रहा है, उसमें किस किस का उसने कवि ने कल्पना की है। तो जो समुद्र तल से उगता हुआ सूर्य का अधूरा बिंब है, यानी जो समुद्र तल के ऊपर ये अधूरा बिंब ऐसे दिखाई दे रहा है, तो उसको कवि ने क्या बताया है, प्रातःकालीन लाल आभा के कारण वो कैसा दिखता है, बहुत ही मनोहर दिखता है। और वो सूर्योदय के तट पर दिखने वाले आधे सूर्य को स्वर्ण मंदिर का कंगूरा बताता है, और दूसरे बिंब वो इसको क्या बताता है, लक्ष्मी की सवारी के लिए समुद्र द्वारा बनेगी स्वर्ण सड़क, ठीक है। तो ये इस प्रकार इनके बिंबों का प्रयोग किया गया है। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में आया है कि आशय स्पष्ट कीजिए, इन पंक्तियों का आपको आशय स्पष्ट करना है कि सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो इस पहले वाली दोनों पंक्तियों का आशय क्या है कि कवि रात्रि के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है और वो बताता है कि संसार का स्वामी मुस्कुराते हुए धीमी गति से आ रहा है और तट पर खड़े होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाने लगता है। दूसरा है ख, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की बानी। आपको आशय ही बताना है, भावार्थ प्रकट नहीं करना है। तो कवि यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि प्रकृति के सौंदर्य की प्रेम कहानी को लहर तट तन तिनके इन सभी के ऊपर जो लिखी हुई है उसको हम अनुभव कर सकते हैं, और कवि की इच्छा है कि वो मन को हरने वाली इस उज्जवल प्रेम कहानी का अक्षर बने और संसार को सुनाई जाए, उस वाणी का वो क्या बने, अक्षर बन जाए, और वो प्रकृति का इसका अभिन्न हिस्सा यानी अनूठा हिस्सा बनना चाहता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए कि कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा, तो इसको स्पष्ट करते हुए लिखे। इसको स्पष्ट करते हुए आप लिखिए। तो इसको हम काव्यांश, मैंने काव्यांशों का ये संक्षिप्त रूप यहाँ डाला है और उसके भाव मैंने बताए हैं आपके कि किस तरीके से कवि ने इसको लिखने का प्रयास किया है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले काव्यांश ये है, सबसे पहले काव्यांश से लिया गया है। सबसे पहले काव्यांश में मानवीकरण कैसे किया है कि प्रतिशुन नूतन वेश बनाकर, तो उसमें कवि ने सूर्य के सामने बादलों को रंग बिरंगी वेशभूषा में थिरकती नर्तकियों के रूप में, यानी बारिद माला का जो बादलों की पंक्ति है उसको नर्तकी के रूप में दर्शाया है और सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। वहीं दूसरे काव्यांश से लिया गया है कि रत्नाकर गर्जन करता है, या सागर के गर्जने की बात करी है। तो ये गर्जना ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कोई वीर पुरुष युद्ध लड़ने से पहले गर्जना करता है या हुंकार भर रहा है, ठीक है। फिर तीसरे काव्यांश में देखिए कि लाने को अति प्यारी, यानी कवि सूर्य की किरणों की लालिमा सुंदर पर सोने की सड़क के समान उसको बताता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आतिथ्य भाव को दर्शाने के लिए क्या कर रहा है, समुद्र सोने की सड़क बना रहा है। तो ये भी मानवीकरण ही है। फिर जब गंभीरतम यानी अंधकार के द्वारा या अंधेरे के पर मानवीकरण किया गया है, ठीक है, संसार को ढकने और आकाश में तारे छिटकाने का मानवीकरण, ठीक है, और प्रकृति को चित्रकार के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। फिर है कि सस्मित वदन, ये जो काव्यांश लिए गए हैं उन काव्यांश में से देखिए आप, ठीक है, ईश्वर को मानवीय रूप में दर्शाया है या सूर्य को, ठीक है,
और उसके मुस्कुराने का या गीत गाने का ये मानवीकरण ही है। ठीक है, फिर छठे काव्यांश में देखिए कि फूल सांस लेकर फूलों का महकना, वृक्षों का सजाना और चंद्रमा का हंसना, तो ये सब वृक्षों का, इन फूलों का जो प्रक्रिया मानव की तरह दर्शाई गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पूरी पंक्तियों में क्या हुआ है, प्रकृति को मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। आगे समझ में? ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं कविता के आसपास वाले प्रश्नों की ओर, जिसमें क्या दिया गया है, पूछा गया है आपके कि समुद्र को देखकर आपके मन में क्या क्या भाव उठते हैं, उसको देखिए। जैसे कवि ने भी समुद्र में उठते हुए समुद्र को देखकर ही कविता को लिखा है, उसी प्रकार ये, जैसे मैंने जब समुद्र को देखा है, ठीक है, दर्शनीय स्थलों पर जाना मेरी भी मन की इच्छा होती है, और वो मैंने कई जगह मैंने इसका भ्रमण किया भी है। तो जब समुद्र को हम देखते हैं तो वहाँ मन में क्या आता है, जैसे जो मेरे मन में आया, मैंने वो यहाँ शब्दबद्ध किया है कि समुद्र अथाह दूर दूर तक कुछ नजर भी नहीं आता, अथाह जल राशि का वो स्रोत होता है, उसमें कई तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं जिसमें आपको देखने को मिलते भी हैं। ठीक है, और उनको देखना, उनकी अटखेलियाँ करते हुए जब देखते हैं तो हम यूं ही भावमुग्ध होकर देखते रह जाते हैं। ये स्वयं में एक रहस्य और इसी कारण एक आकर्षण का बिंदु भी है। तो मेरे मन में बचपन से ही मेरी इच्छा रही थी कि मैं सागर को समीप से देखूं, और मुझे देखने का अवसर भी मिला था। ठीक है, तो जब वहां पर जाकर देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं कि पानी की एक बड़ी सी लहरों पे ऊपर लहरें आती हुई देखती हैं, वो किस तरीके से नियंत्रित हो जाती है, और अनेक तरह की उसके अंदर वनस्पतियां, जीव है। समुद्र पर तट पर सूर्योदयों को भी देखा, और सूर्यास्त का दृश्य होता ना, वो तो सबसे ज्यादा मनोहारी होता है, और जब आप उस दृश्य को देखते हो तो शायद दूसरा आपको कुछ नजर भी ना आए। इस तरीके से हम खो जाते हैं उसमें। सुबह लाल सूर्य धीरे धीरे ऊपर आता है, या समुद्र के पानी का रंग भी धीरे धीरे बदलता दिखाई देता है। पहले जब सूर्य की लालिमा होती है तो वो लाल दिखता है, फिर धीरे धीरे नीला रंग में बदलता है, और शाम के समय समुद्र की लहरों का तो सबसे ज्यादा आकर्षण होता है। एक के बाद एक आती है, ये जीवन का क्या है, हमें परिचय करवाती है कि हमारा जीवन भी इन लहरों की भांति ही है। एक लहर ऊपर उठेगी तो दूसरी लहर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और अंत ये यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ आकर समा जाती है। तो ये हमारा जन्म है और ये हमारा मरण है। ये लहरें हमें सीख देती है, हमें ऊपर भी उठना है, नीचे भी आना है, ऊपर भी उठते रहना है, पर हार नहीं माननी है। समुद्र की गर्जना भी सुनाई देती है, और शांत समुद्र भी मन को बहुत अच्छा लगता है। और चांदनी रात में तो ये तो सूर्योदय सूर्यास्त का है, चांदनी रात में तो लहरें का जो सौंदर्य होता है ना, वो तो मादकता लिए हुए होता है, एक प्रकार का क्या देता है, नशा सा देता है। ठीक है, तो आपके जो, और आप कभी समुद्र को जब देखो, आपके मन में जो भाव आए, आप इस उत्तर के अंदर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, आगे समझ में आपको। अब आगे का प्रश्न दिया हुआ है कि दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रेम के बारे में आपसे पूछ रहा है कि प्रेम कैसा है, सत्य है, ऑफ कोर्स सत्य है। प्रेम असत्य हो ही नहीं सकता, सुंदर है, बहुत सुंदर है अनुभव करने वाले के लिए। तो प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, हमें इस विषय पर परिचर्चा करनी है। अपने को हमें अपना क्या बताना है, इस विषय पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो मैंने कुछ प्रेम के रूप आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कि किस तरीके से प्रेम होता है, क्या होता है। प्रेम क्या है, प्रेम है आपसी एक दूसरे के प्रति, किसी की भी प्रति हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो, पति पत्नी का हो, या सहपाठियों का हो, या ईश्वर के प्रति हो। तो वो क्या होना चाहिए, अब ईश्वर वाले में हो जाता है आपसी में, हम दोनों पक्ष से हमें ही समझना पड़ता है भक्त को ही। यानी आपसी कैसा हो, समर्पण का भाव हो और त्याग की भावना हो, एक दूसरे के प्रति सच्ची निष्ठा हो, और उसमें क्या हो, सच्चाई हो,
विश्वास हो तो प्रेम सफल हो सकता है, अन्यथा प्रेम किसी भी रूप में सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब प्रेम के क्या है, सत्य है, सुंदर भी है, और इसकी अनुभूति हमें ईश्वर का बोध भी कराती है। अनेक रूप होते हैं, कैसे कि मैंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे वात्सल्य प्रेम। ठीक है, जो माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है वो वात्सल्य प्रेम की श्रेणी में आता है। फिर देश प्रेम, जो देश के नागरिकों का, युवकों का या प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने देश से, अपनी जन्मभूमि से प्रेम करे। ठीक है, फिर होता है प्रेयसी प्रेम, जो नवयुवकों का, जो जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो वो एक दूसरे के प्रति वो केवल आकर्षण होता है। ठीक है, उसमें किसी तरीके की सच्चाई नहीं होती। फिर है कि मानव प्रेम, मनुष्य होने के नाते हमें एक दूसरे के प्रति क्या करना है, एक दूसरे मनुष्य के प्रति हमें प्रेम की भावना रखनी है। ठीक है, सहचरणी प्रेम, जब अपन स्कूल में पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं, या जहाँ कहीं भी साथ में यात्राएं करते हैं, तो वहाँ वो किस तरीके से, चाहे यात्रा के साथी से हो या स्कूल में पढ़ते समय, स्कूली जीवन के दौरान, कॉलेज जीवन के दौरान, या आपके मोहल्ले में जो हम उम्र साथियों के साथ जो आपसी प्रेम होता है उसको सहचरणी प्रेम कहते हैं। फिर प्रकृति प्रेम, ये सबसे श्रेष्ठ प्रेम की श्रेणी में आता है। ठीक है, और जो इस पठित पाठ में भी, पाठ के आधार पर हम प्रकृति के प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाल प्रेम, जो छोटे शिशुओं को देखकर एक तो हमारे मन में, यानी बड़ों का छोटे शिशुओं को देखकर जो मन में प्रेम उमड़ता है वो एक बाल प्रेम, जो छोटे छोटे बच्चों का एक दूसरे के प्रति होता है, वो बाल क्रीड़ाएं करते हैं, जो वो प्रेम से पूरित होती है, उसमें निस्वार्थ की भावना होती है, उसमें किसी भी तरीके का छल कपट नहीं होता है। ठीक है, एक आता है आध्यात्मिक प्रेम, जो भगवान के प्रति भक्तों का प्रेम होता है, आस्था होती है, दृढ़ता होती है, एक निष्ठ प्रेम, जैसा गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति किया था, या आज भी कई जो सगुण भक्ति को मानते हैं वो इस श्रेणी में, इस प्रेम की श्रेणी में आते हैं। और जब हम आत्मा और परमात्मा का, इसमें क्या होता है आध्यात्मिक में, आत्मा का परमात्मा से मिलन, जब हम ईश्वर की सहज अनुभूति करने लगते हैं ना, तो वो आध्यात्मिकता की श्रेणी में आता है। प्रेम सुंदर है, और तभी तो एक दूसरे के प्रति ये आकर्षण जगाता है हमारे भीतर, और एक जीव दूसरे जीव से, हम इस प्रेम के कारण ही हम एक दूसरे से, इस संसार में रहते हैं, और एक दूसरे से क्या करते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रेम के कुछ रूप थे। अगर आपको इससे ज़्यादा और कुछ, आपको कोई प्रेम के और रूप है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, आगे समझ में आपको। फिर प्रश्न संख्या 3 है कि वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इस पर चर्चा कीजिए, और लिखना भी है कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं हम हमारे स्तर पर भी, और ये एकदम सही भी है, और ये कटु सत्य है कि हम प्रकृति से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। सुविधाओं के कारण हम जंगलों को काट कर क्या कर रहे हैं, कंक्रीट यानी सीमेंट के, पत्थर के नगर, महानगर बसाते जा रहे हो। मॉल की चक्काचौंध, आकर्षण, पश्चिमी सभ्यता की जो चक्काचौंध है उसमें हम खोते जा रहे हैं। रोजगार के लिए चारों तरफ से लोग यहाँ आकर छोटे छोटे घरों में रहते हैं, रहने वाले व्यक्ति कभी, और जो छोटे छोटे घरों में रहता है ना, वो प्रकृति के संपर्क में कभी नहीं रह सकता, और प्रकृति होती क्या है वो कभी समझ ही नहीं सकता है। तो वो तो यदि वो कहीं काम पे जा रहा है और बारिश हो जाती है ना, तो वो बारिश को भी कोसेगा, जबकि जो प्रकृति से प्रेम करता है ना, वो बारिश का आनंद लेगा, वो उसको कोसेगा नहीं। उन्हें धूप, छाया, वर्षा, ठंड, आंधी का आदि इन किसी भी तरीके का आनंद भी नहीं मिल पाता है। ये लोग गमलों में प्रकृति प्रेम को दर्शा तो लेते हैं, लेकिन उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, और ये स्थिति बहुत चिंताजनक भी है। ठीक है, और
इसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। वर्षा का अभाव हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, तो भाई हम एक छोटा सा अगर प्रयास करते हैं, छोटे छोटा प्रयास करने से ही अपन बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो हम हमारे स्तर पर कौन से प्रयास कर सकते हैं वो दिए मैंने। देखो कि हमें कोशिश करें कि आवास स्थान पर एक खुला पार्क जरूर, यानी खुली जगह जरूर रखें, ताकि वहाँ आप पेड़ पौधे लगा सकें और प्रकृति से थोड़ा जुड़ाव महसूस कर सकें। गमलों में कभी प्रकृति नहीं दिखाई देती है। ठीक है, सार्वजनिक कार्यक्रम प्राकृतिक स्थलों के समीप आयोजित हो, ताकि वहाँ आने वाले शहरी लोग इन प्रकृति को या प्रकृति को समझ सके। और प्रत्येक घर में वृक्ष अवश्य हो। स्कूल एवं अन्य संस्थाओं में भी पौधारोपण कार्य करवाना चाहिए, और ये छात्रों के माध्यम से होना चाहिए। ठीक है, या संस्था अपने स्तर पर यह कर सकती है, स्कूल अपने स्तर पर यह कर सकते हैं, प्रत्येक छात्र का जिसका भी जन्मदिन हो उसके द्वारा ही उसके जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य विद्यालय में लगवाए, और उसको क्या करें, उसके सारी सिंचाई का यानी उसकी देख रेख का जिम्मा उसको दे दे। तो 12 साल तक बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ता है, तो उन 12 सालों में वो जब वो पेड़ को बढ़ते हुए देखेगा और उसकी जो यादें जुड़ी हुई रहेगी, वो लंबे समय तक यानी चिर पर्यंत तक बनी रहेगी। ये बहुत अच्छा प्रयास माना जा सकता है। ठीक है, फिर सड़कों के दोनों किनारों पर काफ़ी संख्या में यदि वृक्ष लगाए जाए तो उन वैसे घटेगा तो क्या, लेकिन थोड़े करने से हम उस धुएं को, इस हानिकारक धुएं को कम कर सकते हैं। ठीक है, या सरकार द्वारा जो भी योजनाएं लाई जाती हैं उन योजनाओं पे भी हमें हमारा प्रयास करना चाहिए या हमें हमारा सहयोग देना चाहिए। जन जागरूकता कार्यक्रम होते हैं वृक्ष बचाओ पे, विश्व पर्यावरण दिवस पर, वो केवल एक दिवस या एक पंखवाड़ा, ये पर्यावरण सप्ताह ऐसा नहीं होकर यदि सही से निभाया जाए तो शायद हम इस समस्या से उबर सकते हैं। ठीक है, साथ में बने रहने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास, छोटा सा जो मैंने प्रयास किया है आपके लिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपको ये इस पाठ को समझने में आशा करती हूँ कि आपको आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।